ये मैं हूँ और ये मेरी क्लास। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बिजली के बारे में पढ़ा था। अरे तुम्हारे पड़ोस की आंटी की बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली भी मैग्नेट की तरह दूसरी चीजों को अपने पास अट्रैक्ट कर सकती है। और एक बार फिर बता दूं, तुम्हारी पड़ोस की आंटी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। यारो, आज की मूवी का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम्हें पता होगा एक चुंबक क्या होती है। लड़कियों को तो पक्का पता होगा, इतने सारे गधे उनके आगे पीछे जो घूमते रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर। चलो, तो लड़कों की नॉलेज के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मैग्नेट मेटल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है। उनके पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं। यानी नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होंगे और नॉर्थ और साउथ आपस में रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास का एरिया होता है जिसमें उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये वो लाइन होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ जाती हैं। इन लाइंस की कुछ खासियत भी होती है और वो है ये। फर्स्ट, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बंद मिलती हैं। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में जितना एक दूसरे के पास होती हैं उधर उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यारो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सिर्फ मैग्नेट के अराउंड ही नहीं होती है बल्कि वायर के आसपास भी होती है। अगर उन वायर से करंट पास हो रहा होता है तो, यानी अगर किसी तार से बिजली जा रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अगर हम स्विच ऑफ कर दें फिर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी गायब हो जाती हैं। तो यारो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो जाता है। तो अब एक वायर में नॉर्थ और साउथ पोल तो होते नहीं है, इसलिए उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता लगाने का बस एक ही तरीका है और वो है राइट हैंड थंब रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का अंगूठा दिखाओ और मुट्ठी बंद कर लो। तो जब तुम्हारी मुट्ठी बंद होगी तो जैसे तुम्हारी उंगलियां घूमेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है तो यहां ऊपर करंट जा रहा है तो अंगूठा उसी डायरेक्शन में कर दिया और उंगलियां घुमा दी और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आ गया। जैसे अब यहां पर करंट नीचे जा रहा है तो अंगूठा उसी डायरेक्शन में कर दिया और उंगलियां घुमा दी और दोबारा अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आ गया। अच्छा हाँ, इससे याद आया, वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो। हाँ, पढ़ा रहा हूं। तो अभी हमने देखा एक स्ट्रेट वायर के अराउंड सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। चलो, अब वायर को अगर हम सर्कल में घुमा देंगे तो सोचो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अरे बिल्कुल सही सोचा, हमें कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इस वायर को 20 से 30 बार और गोल गोल घुमा दें तो कुछ सिलेंडर टाइप सी शेप हमें दिखाई देगी। तो इसे सोलेनॉइड कहते हैं। तो जब सोलेनॉइड से करंट पास होगा तो तब बताओ हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। अरे बिल्कुल सही, हमें कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। तो यारों, अगर हम करंट को बढ़ा देते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है, और अगर हम करंट को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। चलो मान लो अगर हम करंट सेम रखें लेकिन सोलेनॉइड में नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें, तब क्या होगा? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, तब भी मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर हमने नंबर ऑफ लूप्स कम कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगी। वैसे अभी तक तुमने एक और चीज नोटिस कर ली होगी, सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, सेम टू सेम वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से भी प्रोड्यूस होती हैं। तो यारो ये जो सोलेनॉइड है वो अंदर से तो खाली ही होता है, और जब हम इस खाली जगह में एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन रख दें और फिर सोलेनॉइड से कुछ टाइम के लिए अच्छा खासा करंट पास होने दें, तो वो सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मैग्नेट इस प्रोसेस से बनती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हमारे कंपास में जो नीडल होती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है। तो यारो मैग्नेटिक फील्ड याद है ना क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहां मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो भैया जी जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है उसके अराउंड, यानी अब फील्ड क्रिएट हुई है तो फोर्स भी लगेगा। चलो अब देखते हैं कि फोर्स कहां और कैसे लगेगा। वैसे इससे याद आया, एक बार मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने हाथों से जो फोर्स लगाया था बता नहीं सकता कहां और कैसे लगा, बस उस दिन के बाद वो एक्स हो गई। तो यारो फोर्स कहां और कैसे लगेगा, इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। लेकिन यारो एक बात बोलूं, ये लेफ्ट हैंड रूल मेरे तो कभी पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से आता है तो तुम उसे ही यूज करना, और बाकी लोग मेरे एक नए मेथड को देखो। मेरा वाला जो मेथड है इसका नाम तो कुछ है नहीं, तो इसको हम बुलाएंगे पोटैटो टमाटो रूल। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं, और फिर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन में हम अपनी चारों उंगलियां करते हैं, और फिर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा देते हैं, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे अभी वाली सिचुएशन में फोर्स स्क्रीन की तरफ लग रहा है। चलो अब ये वाला देखते हैं, बताओ फोर्स कहां लगेगा? बिल्कुल सही, बोर्ड के अंदर। देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप, उंगलियां करंट के डायरेक्शन में करो। सेकंड, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाओ। थर्ड, इसका मतलब ये है कि अंगूठे वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। चलो अब इन दोनों का आंसर और बताओ। फर्स्ट में करंट स्क्रीन की तरफ आ रहा है, सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ आ रही है। जल्दी से बताओ फोर्स कहां लगेगा, देरी मत करो। चलो आओ देखते हैं। फर्स्ट वाले में तो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और सेकंड वाले में राइट साइड लगेगा फोर्स। तो यारो मुझे तो यही पोटैटो टमाटो रूल सही लगता है अपना आंसर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें एक बार उंगलियां घुमाई और आंसर निकल आता है। बाकी लेफ्ट हैंड रूल में 3 उंगलियां पता नहीं कैसे कैसे घुमानी पड़ती है आंसर निकालने के लिए। ऐसा लगता है कलाइयों का प्रयोग करके डांस कर रहा हूं। इतनी कलाइयों का प्रयोग अगर मैंने साइंस की जगह क्रिकेट में किया होता ना, तो विराट कोहली की जगह मैं होता और अनुष्का शर्मा तुम्हारी भाभी होती। चलो जो भी है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये घूमना शुरू कर देता है,
इसे हम फैंस, फ्रिज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर वगैरह वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो यारो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की वर्किंग बोर्ड एग्जाम में बहुत रेयरली पूछी जाती है। शायद कभी 4-5 साल में एक बार हो जाता होगा। तो अभी मैं तुम्हें ये नहीं करवा रहा, लेकिन तुम लोग कर लेना, इजी सा ही है। इस चैप्टर में जो मेनली पूछा जाता है वो है डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज, या फिर वो पूछते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कि बताओ फोर्स किधर लगेगा। और हाँ, हर बार एक क्वेश्चन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाले टॉपिक से आता ही आता है। तो इस टॉपिक को भी हम करेंगे, लेकिन लास्ट में। यारो इलेक्ट्रिक मोटर में एक कॉम्यूटेटर नाम की चीज होती है। इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कॉम्यूटेटर वो डिवाइस होता है जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। इट इज द डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू सर्किट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो यारो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसे सोलेनॉइड के अंदर डालें और इलेक्ट्रिसिटी पास करें। तो ये बात जब अपने फराडे जी को पता चली तब उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया। उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वो मैग्नेट बन गया, तो अगर मैं एक मैग्नेट को सोलेनॉइड में डालूंगा तो क्या तारों में बिजली आ सकती है। बेसिकली उल्टा काम। लोग बिजली से मैग्नेट बना रहे थे, तो अपने फराडे जी मैग्नेट से बिजली बनाना चाहते थे। और कमाल तो तब हुआ जब बिजली बन भी गई, लेकिन करंट वायर्स में तभी पास होता था जब मैग्नेट सोलेनॉइड के अंदर मूव कर रही होती थी। यानी अगर तुम मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर रख दो तब कुछ नहीं होता था, लेकिन जब तुम उस मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर मूव करते थे तब करंट पास होने लगता था, क्योंकि मैग्नेट को मूव करने पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती थी। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब करंट पास होता है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लिए बुक में दिया हुआ है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, वही 3 उंगलियों वाला। और जैसा कि तुम जानते हो मेरी कलाइयां इतनी फ्लेक्सिबल है नहीं, अगर होती तो यहां पढ़ाने की जगह आईपीएल में छक्के मार रहा होता। चलो अब अपने आलू टमाटर रूल पर। तो मान लो मैग्नेट जा रही है नॉर्थ में, यानी मैग्नेट का मोशन हो रहा है नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेस्ट में। तो बताओ कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहां होगा, यानी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यारो अपना आलू टमाटर रूल कहता है कि सबसे पहले अपना राइट हैंड लो, उसकी उंगलियों को मोशन की डायरेक्शन में रखो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दो, और फिर जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा इशारा करेगा वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, जो कि इस केस में होगा स्क्रीन की तरफ या ऊपर की तरफ कह लो। देखा कितना सिंपल था। चलो अब इसका आंसर दो। अगर मैग्नेट स्क्रीन से बोर्ड की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेस्ट, तो बताओ कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ या साउथ। अरे बिल्कुल सही, नॉर्थ। देखो ये कैसे मेरी उंगलियां घूमी और अंगूठे ने जवाब दे दिया। वैसे भाई सही बताऊं तो मेरी मम्मी से बढ़िया कोई उंगलियां घुमा नहीं सकता। मेरी मम्मी उंगलियां घुमा घुमा कर मुझसे झाड़ू पोछा तक करवा लेती हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो यारो इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा है। इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी, और अपना इलेक्ट्रिकल जनरेटर
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो ये सब कर पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उसे बता देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी लिखाना। और रही बात इलेक्ट्रिक जनरेटर की डेफिनेशन की, तो इट इज अ डिवाइस विच यूजेस मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग की, तो यार अगेन ये बहुत रेयरली पूछी जाती है, और इसके पीछे की वजह है कि इन दोनों की वर्किंग पूरे एक पेज की है, प्लस इनकी वर्किंग बिना डायग्राम के समझाई नहीं जा सकती। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से कम ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का होना चाहिए, और फिलहाल अभी कोई 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी अगर बोर्ड्स वालों का मन कर गया कि इस साल पेपर लेंदी बनाना है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी सेफर साइड पर रहने के लिए एक बार इनकी वर्किंग जरूर पढ़ लेना। तो यारों, इलेक्ट्रिकल जनरेटर 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट डीसी जनरेटर और दूसरा एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एसी जनरेटर है, यानी ऑल्टरनेट करंट जनरेटर। ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इधर करंट का डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। यानी डीसी में अगर करंट नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में करता रहेगा, पर एसी में नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो अल्टरनेट करंट का फायदा ये होता है कि हम इससे बहुत दूर दराज के इलाके तक बिजली पहुंचा सकते हैं, और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो अल्टरनेट करंट ही होता है। इंडिया में अल्टरनेट करंट का डायरेक्शन 1 मिलीसेकंड में चेंज होता रहता है, यानी एसी की फ्रीक्वेंसी हुई 50 हर्ट्ज। हम डीसी इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये करंट लूज कर देता है जब दूर तक बिजली पहुंचानी होती है। यानी बिजली विभाग वाले तो बिजली देंगे, पर तुम्हारे घर तक आते आते उस बिजली में कितनी बिजली बची होगी उसका कोई भरोसा नहीं है। चलो, अब घर की बिजली की बात आ ही गई है, तो अपना चैप्टर का फाइनल टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, तो अपने कान, आंख, नाक सब कुछ इधर ले आओ। यारो, तुमने देखा होगा कि 3 रंगों की वायर होती है, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो रेड वायर को हम लाइव वायर कहते हैं। इसी वायर से बिजली आती है हमारे घर और बाकी डिवाइसेस को चलाती है। ब्लैक वायर को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ये बिजली को वापस डिवाइसेस से लेके जाता है बिजली घर तक, और बिजली घर से मेरा मतलब है जहां बिजली बनती है और तुम्हारे घरों तक पहुंचती है। भाई, बिजली आई है तो लौटानी भी तो पड़ेगी, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। और बिजली हमारे घरों से वापस बिजली घर तक ले जाने का काम ये ब्लैक वायर करती है, यानी न्यूट्रल वायर। बचा ग्रीन वायर, उसको हम अर्थ वायर भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधा अर्थ में गड़ी हुई एक मेटेलिक प्लेट से कनेक्टेड होती है। यारो, हमारे सारे डिवाइसेस जैसे टीवी, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह सब ज्यादातर मेटल के बने होते हैं, और मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो मान लो गलती से कुछ गड़बड़ की वजह से उस मेटल में अगर करंट आ गया, तो वो सीधा इस ग्रीन वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, और तुम लोगों को एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा लेता है। और लगता भी है तो बहुत ही हल्का फुल्का लगता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे पास बहुत पहले एक कंप्यूटर था जिसे टच करते ही बहुत हल्का सा शॉक लगता था। उसे मैं करंट वाला कंप्यूटर कहता था।
और हाँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब कंप्यूटर बड़े बड़े डब्बे जैसे दिखते थे। मुझे अभी भी याद है उसकी रैम 96 MB की थी। शायद पापा उसे तब लाए थे जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, और फिर वही डब्बा मैंने 7th क्लास तक चलाया था। उसी पर बैठ के पूरे GTA वाई सिटी के मिशन किए थे। यार मैं तो भावनाओं में बह जा रहा हूँ। वापस चैप्टर पर आते हैं। बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली काट देता है ताकि कोई नुकसान ना हो। शॉर्ट सर्किट हम उसे कहते हैं जब एकदम से सर्किट में बहुत ज्यादा करंट पास होने लग जाता है। तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग 3 कारणों से होती है। फर्स्ट, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से गलती से जुड़ जाएं या कांटेक्ट में आ जाएं। सेकंड, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वही अचानक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें। थर्ड, एक ही सॉकेट से हम 3-4 हैवी डिवाइसेस यूज करें। चलो तो यार, इसी के साथ आज की मूवी खत्म। और आज का मॉरल है, यार आज का मॉरल नहीं है बल्कि एक फीलिंग है। समझ सको तो समझ जाना। आज मेरे पास एप्पल का बेस्ट लैपटॉप है, बट स्टिल आज भी मेरा फेवरेट कंप्यूटर वही 96 MB की करंट मारने वाली मशीन है।